गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 8वीं के जो रचना विभाग है उसमें से सबसे पहला प्रकार ले रहे हैं निबंध लेखन। निबंध लेखन पर इस विषय पर आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले ये सवाल आता है, निबंध यानी क्या? निबंध का हिंदी गद्य साहित्य में बड़ा ही महत्वपूर्ण स्थान है। यह गद्य लेखन की एक विशेष विधा है। किसी भी विषय पर कुछ लिखने के लिए निबंध का ही सहारा लिया जाता है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि प्लस बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। तो बच्चों, हमने यहाँ पर निबंध यानी क्या वो सीखा। निबंध यानी क्या? तो वह रचना जो विचारपूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो, उसे कहते हैं हम निबंध। तो अभी हम निबंध जब हम लिखते हैं तब हमें कई सारी बातों का ध्यान रखना होता है। तो हमें कौन सी बातों का ध्यान रखना है वो हम आगे देखेंगे। उसमें सबसे पहले है जो जिसके विषय में हमें अधिक जानकारी हो, जो विषय आसान लगे, उसी विषय पर निबंध लिखना चाहिए। यानी देखो, एग्जाम में आपको 3 टॉपिक दिए जाएंगे। 3 टॉपिक में से आपको 3 विषय में से आपको किसी भी एक विषय पर आपको निबंध लिखना होता है। तो सबसे पहले तीनों विषय आपको पढ़ने होंगे कि कौन से विषय दिए गए हैं, और जिस विषय के बारे में आप ज़्यादा जानकारी आपको प्राप्त है, जिस विषय के बारे में आप ज़्यादा जानते हो, या आपको ये विश्वास है कि इस विषय पर मैं पूरे विश्वास के साथ आसानी से मैं निबंध लिख सकूँगा, उसी निबंध को आप चुने, उसी विषय को आप चुने और उसी के ऊपर आप निबंध लिखिए। दूसरी बात हमें ध्यान में रखनी होती है कि निबंध जो है वो मुख्यतः 3 भागों में लिखना चाहिए। अभी ये 3 भाग कौन कौन से वो हम देखेंगे। पहला है प्रारंभ या प्रस्तावना या भूमिका। यानी जैसे हम स्टार्ट करते हैं निबंध लिखने को, उसे कहा जाता है प्रारंभ या प्रस्तावना या भूमिका। दूसरा विचार है मध्य या प्रसार या विषय प्रतिपादन या विषय व्याख्या। तीसरा है अंत अथवा उपसंहार। तो देखिए, इसमें जो पहला भाग है प्रारंभ या प्रस्तावना या भूमिका, जब भी हम निबंध लेखन करते हैं तो निबंध लिखते वक्त जो हमारा निबंध लेखन की जो शुरुआत होती है वो बहुत ही रोचक होनी चाहिए, जिससे पढ़ने वाले के ऊपर अच्छा इंप्रेशन आ जाए या पढ़ने वाले को आपका निबंध बहुत ही अच्छा लगे। तो देखो कैसे हम प्रारंभ या प्रस्तावना कर सकते हैं। तो मैं अभी आपको दीपावली ये जो निबंध है उस निबंध के माध्यम से ये प्रारंभ, मध्य और अंत्य किस प्रकार हमें निबंध लिखना है इन 3 भागों में, वो मैं आपको समझाती हूँ। तो सबसे पहले है प्रारंभ। तो प्रारंभ करते वक्त प्रारंभ में जो हम प्रारंभ हमारा सहज, संक्षिप्त और एक परिच्छेद में ही होना चाहिए। अभी मुझे दीपावली इस विषय पर निबंध लिखना है, स्टार्ट मैं करने वाली हूँ। तो मैं कोई कविता की पंक्ति लिख सकती हूँ या कोई अच्छा सा वाक्य है वो मैं डालकर इसकी शुरुआत कर सकती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अभी कविता की लाइन रेडी है तो मैं वो डालकर शुरुआत करती हूँ निबंध की। दीपावली त्योहार है दीप की अनवरत साधना का, अज्ञान के तम में सत्य की चिर साधना का। अभी यह जो दीपावली के ऊपर कविता की लाइंस थी वो मैंने डाली और इससे मैंने क्या किया, दीपावली इस निबंध की शुरुआत की। अभी यहाँ पर मैं प्रस्तावना में और 2-3 लाइंस कुछ लिखूंगी कि भारत की प्राकृतिक सुंदरता ही हमारे देश की विशेषता नहीं, तो भारतवर्ष में जो अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं वो
भी हमारे देश की विशेषता है। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण त्योहार है दीपावली। ये हुई मेरी दीपावली इस निबंध की प्रस्तावना, प्रारंभ या भूमिका। इस प्रकार आपको जो भी निबंध दिया गया होगा उस निबंध के विषय के अनुसार आपको क्या करना है, उस विषय का प्रारंभ शुरू करना है, उस विषय की शुरुआत करनी है। जैसे मैंने यहाँ पर दीपावली के ऊपर जो काव्य पंक्तियां हैं वो डालकर मैंने की, और दीपावली सब त्योहारों में सबसे महत्वपूर्ण त्योहार दीपावली है, यह बताकर मैंने इसकी प्रस्तावना की। अभी हमें आगे की ओर बढ़ना है। यह हुआ हमारे प्रस्तावना, शुरुआत, निबंध की शुरुआत हो गई। अभी मध्य या प्रसार या विषय प्रतिपादन या विषय व्याख्या, यानी इसमें हम जिस विषय के ऊपर निबंध लिख रहे होंगे उस विषय को हमें यहाँ पर स्पष्ट करना होता है, उस विषय का हमें विस्तार यहाँ पर करना होता है। जैसे हमने दीपावली निबंध लिया, सबसे पहले हमने प्रस्तावना देखी। अभी इसका मध्य क्या क्या आएगा, इस मध्य में हम क्या क्या लिख पाएंगे, तो दीपावली के बारे में जो विभिन्न मान्यताएं हैं समाज में उसके बारे में हम लिख सकेंगे। त्योहार की तैयारियां हम किस प्रकार करते हैं उसके बारे में हम लिख सकेंगे, और दीपावली मनाने का ढंग जो है, इन सारी बातों के बारे में हम इस मध्य भाग में लिख सकेंगे। यानी फर्स्ट हमारी हुई प्रस्तावना, सेकंड हुआ हमारा मध्य, यानी मध्य पार्ट में हम क्या क्या लिखेंगे। तो अभी आएगा हमारा अंत अथवा उपसंहार। अभी अंत अथवा उपसंहार में जैसे कि हम निबंध की प्रस्तावना करते हैं या प्रारंभ करते हैं, वो जैसे ही रोचक हम लिखते हैं, जैसे ही सुंदर हम लिखेंगे, वैसे ही प्रभावशाली इसका अंत भी होना चाहिए। निबंध का अंत प्रभावशाली और छोटा होना चाहिए। अंत में संपूर्ण निबंध का तात्पर्य या वक्तव्य एक दो वाक्यों में लिखना चाहिए। जैसे कि हमने देखा फर्स्ट प्रस्तावना में दिवाली के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हमने ली, मध्य में वो उसे किस प्रकार हम सेलिब्रेट करते हैं, किस प्रकार उसको मनाते हैं, क्या क्या उसके बारे में विचार है लोगों के, या फिर इस त्योहार की तैयारियां हम किस प्रकार करते हैं उसके बारे में हमने लिखा। अभी हमें इस निबंध का अंत करना है, यानी हम लास्ट पैराग्राफ इसका लिखने वाले हैं। तो ये भी हमारा बहुत ही रोचक होना चाहिए, बहुत ही आकर्षक होना चाहिए। तो किस प्रकार करेंगे हम इसका अंत, इस निबंध का अंत। दीपावली प्रकाश का सुंदर पर्व है। यह पर्व हमारे घर, आंगन और अंतःकरण को जगमगाता है। अंधेरे में उजाला फैलाने वाला यह त्योहार हमारी जिंदगी में नवजीवन का संदेश लेकर आता है। इस दीपावली त्योहार में हमें यह संकल्प करना चाहिए कि, अभी यहाँ पर भी मैं क्या कर रही हूँ, कविता की लाइंस डाल रही हूँ, जिसके वजह से क्या हो जाएगा, मेरा जो निबंध है वो बहुत ही रोचक हो जाएगा। एक दीप ऐसा भी जलाओ अंधकार भागे, उसकी ज्योतिर्मय किरणों से मानव का कल्याण जागे। तो देखो बच्चों, हमने इस दीपावली निबंध के माध्यम से जो मुख्य 3 भागों में हमें निबंध लिखना है वो किस प्रकार लिखना है, प्रारंभ, मध्य और अंत किस प्रकार लिखना है, यह बात हमने समझ ली। जब आपको कविता की कोई लाइंस नहीं याद आ रही है तो आप रोचक शब्दों का भी इस्तेमाल यहाँ पर कर सकते हो, जिसके वजह से आपका जो निबंध है वो बहुत ही आकर्षक लगे। तो हम आगे की बातों के बारे में भी देखेंगे। जैसे हमने देखा कि 3 भागों में लिखना चाहिए, वो देखा। अभी निबंध का प्रारंभ आकर्षक, सहज और संक्षिप्त केवल एक ही परिच्छेद में होना चाहिए। यानी जो हम शुरुआत करने वाले हैं प्रारंभ, वो कितने परिच्छेद में, सिर्फ एक ही परिच्छेद में हमारा होगा। प्रारंभ और अंत किसी महापुरुष के कथन, कविता या सामान्य सत्य से करना चाहिए जिससे पढ़ने वाला प्रेरित हो। अभी यहाँ पर ये भी बात हमें ध्यान में रखनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि कविता की पंक्तियां डालकर किस प्रकार मैंने शुरुआत और अंत कविता की लाइंस डालकर किया, वैसे आप किसी महापुरुष के वचन भी डाल सकते हैं या फिर कोई सामान्य सत्य से हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, समय पर अगर हम लिखेंगे
तो धनुष्य से निकला हुआ बाण फिर से लौटकर नहीं आता, वैसे ही बीता हुआ समय फिर से लौटकर नहीं आता। ऐसे रोचक शब्दों में भी हम इसकी शुरुआत कर सकते हैं। अगर समय पर हम निबंध लिख सकते हैं तो, या फिर अगर आपको कविता की लाइंस याद आ रही है तो आप वो भी डाल सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है, आपका निबंध आकर्षक बनता है और पढ़ने के लिए अच्छा लगता है। जो विषय विस्तार 3 परिच्छेद में होना चाहिए। जो हमने मध्य भाग देखा वो आपका 3 पैराग्राफ में होना चाहिए। यानी सबसे पहले प्रस्तावना हमने की, उसके बाद जो मध्य भाग यानी दीपावली का त्योहार किस प्रकार हम मनाएंगे, क्या क्या तैयारी हम करते हैं, वो त्योहार मनाने के लिए जो विभिन्न मान्यता है उनके बारे में, अलग अलग लोग किस प्रकार दिवाली मनाते हैं, ये जो सारी बातें हैं वो कहाँ पर जाती है, तो मध्य भाग में जाती है। ये जो मध्य भाग है वो जो है आपका 3 परिच्छेद में होना चाहिए। अगर 2 परिच्छेद में हो तो भी चलेगा। फिर निबंध का अंत या उपसंहार अलग परिच्छेद में होना चाहिए। यानी आप जो निबंध का अंत करने वाले हो, जो लास्ट लिखने वाले हो, वो आपका अलग परिच्छेद में होना चाहिए। यहाँ पर आपके देखो प्रस्तावना का 1 पैराग्राफ, उसके बाद विषय का विस्तार जो आप करेंगे यानी दिवाली के त्योहार के ऊपर आप ज़्यादा से ज़्यादा जो लिखोगे वो आपका विषय विस्तार, उसका 3 परिच्छेद 2 हो गए तो भी चलेगा। और निबंध का अंत यानी उपसंहार ये होगा 1 परिच्छेद में। यानी टोटल आपके 4 से लेकर 5 पैराग्राफ आपके यहाँ पर आने चाहिए, निबंध लेखन में आने चाहिए। बहुत बार बच्चे पूछते हैं कि मिस कितने पैराग्राफ में हमें निबंध लिखना चाहिए। तो पैराग्राफ की सिस्टम यहाँ पर आपको मैंने बताई है कि पहले पैराग्राफ में निबंध की प्रस्तावना आएगी, फिर निबंध का विषय विस्तार आएगा कि उस विषय पर हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या बोल सकते हैं वो आएगा, और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ निबंध का अंत यहाँ पर आएगा। ऐसे 4 या 5 पैराग्राफ में आप क्या कर सकते हो, निबंध लिख सकते हो। जब आप निबंध लिखते हो तो निबंध की भाषा सरल और शुद्ध होनी चाहिए। निबंध में व्याकरण की गलतियां नहीं होनी चाहिए। यानी आप जो लिख रहे हो निबंध, वो लिखते वक्त आपकी भाषा जो है वो सहज सरल आनी चाहिए। यानी बहुत ही सिंपल होनी चाहिए और शुद्ध होनी चाहिए। अशुद्ध लेखन इसमें आपका नहीं आना चाहिए। व्याकरणिक जो गलतियां होती है वो गलतियां यहाँ पर नहीं होनी चाहिए निबंध में। कोई वरना इसके वजह से क्या होता है, अगर आप अशुद्ध लेखन लिखते हो या फिर व्याकरणिक कहाँ पर गलतियां कर देते हो, उसकी वजह से क्या होता है, आपके मार्क्स पर इसका असर होता है। इसलिए वो गलतियां मत करो। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे कि निबंध में कोई बात बार बार नहीं लिखनी चाहिए। यानी एक आध बात को रिपीट मत करो। अगर फर्स्ट पैराग्राफ में वही लाइन है, सेकंड पैराग्राफ में वही लाइन है, थर्ड पैराग्राफ में वही लाइन है, ऐसा मत करो। कोई एक ही बात बार बार मत लिखो। नए विचार आपके निबंध लेखन में आने दो। निबंध में मुहावरों तथा कहावतों का यथा योग्य उपयोग करना चाहिए। हम 5वीं कक्षा से सीखते आ रहे हैं, मुहावरे सीखते आ रहे हैं। ये जो मुहावरे हैं, कहावतें हैं, इनका अगर कोई निबंध आप लिख रहे हो तो निबंध लिखते समय उनका उचित जगह पर आपको इसका इस्तेमाल करना होगा। इसलिए आपको मुहावरे, कहावतें, इनकी ओर भी अच्छे से ध्यान रखना होगा। क्योंकि अगर इसका इस्तेमाल अगर आप करते हो तो क्या होगा, आपका निबंध और भी आकर्षक लगेगा, जिसके वजह से जिसका सीधा असर आपके मार्कों के ऊपर होगा। आपको अच्छे अंक इससे प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए जहाँ पॉसिबल हो, लेकिन वो मुहावरे और कहावतें जो आप देने वाले हो वो विषय के अनुसार ही होने चाहिए। निबंध का जो विषय है उसके ऊपर ही वो मुहावरा तथा कहावत होनी चाहिए। निबंध की भाषा में प्रवाह तथा विचारों के नवीनता होनी चाहिए। यानी प्रवाह में होने चाहिए, यानी कंटिन्यू वो क्रमबद्ध आना चाहिए, और नए नए विचार जो है वो निबंध लेखन में आपके आने चाहिए। यहाँ पर हमने जो निबंध लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए या किन बातों की ओर ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हमने सीखा। अभी हम आगे देखेंगे निबंध के प्रकार। आपको निबंध के 5 प्रकार है: वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध, चरित्रात्मक निबंध, आत्मकथनात्मक निबंध। तो सबसे पहला हमारा प्रकार है वैचारिक निबंध।
इस प्रकार के निबंधों में विचारों और तर्कों की प्रधानता रहती है। इसमें गंभीर विषयों पर विचार किया जाता है। जो गंभीर विषय होते हैं उन पर विचार करके हमें यह निबंध लिखना होता है। विचार और हम जो तर्क करते हैं उसके ऊपर यह निबंध हमारा आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी हम इसके लिए टॉपिक अगर हम लेंगे तो विचारात्मक निबंध में समय का महत्व और सदुपयोग, समय का महत्व और सदुपयोग, इस पर हमें सोचना है कि समय का क्या महत्व है, क्या सदुपयोग है, वो हमें यहाँ पर लिखना है। इसकी भी शुरुआत जैसे मैंने आपको पहले बताया कि धनुष से निकला हुआ बाण वापस नहीं आ सकता, वैसे ही बीता हुआ समय फिर से वापस नहीं आ सकता। इस तरीके से आप शुरुआत कर सकते हो। या फिर महात्मा गांधी जी का एक वाक्य है समय के बारे में जो बहुत ही फेमस है, वो आप लिख सकते हो। जो काम जिस समय करना है करना, न करना वक्त के साथ दगाबाजी है। यह वाक्य भी आप उसमें डालकर निबंध की अच्छी शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हो। इसमें हम प्रस्तावना की ओर क्या लिखेंगे कि सच ही कहा है, एक बार बीता हुआ समय फिर से लौटकर नहीं आता। ये हुई हमारी प्रस्तावना। हमने क्या किया, कविता की लाइंस डाली या सरल सिंपल वाक्य डाले और प्रस्तावना हमने की। अभी मध्य में हम क्या करेंगे, तो समय का महत्व क्या है, समय का दुरुपयोग कैसे होता है, समय का सदुपयोग हमें कैसे करना चाहिए, समय और महापुरुष यानी महापुरुषों ने किस प्रकार समय के सदुपयोग हमें समझाया है, इस प्रकार आपको लिखना है। और अंत में आप समय एक दुर्लभ संपत्ति है, इस प्रकार कि क्यों ये दुर्लभ संपत्ति है, इसके बारे में आपके क्या विचार है वो बता सकते हो। अंत आप इस प्रकार कर सकते हो कि संत कबीर जी की सीख हम कभी भूल नहीं पाएंगे। क्या कहा है संत कबीर जी ने, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परल होएगी बहुरी करोगे कब। अभी यहाँ पर मैंने आपको वैचारिक निबंध समय का सदुपयोग और समय का महत्व और सदुपयोग, इसके बारे में पॉइंट्स मैंने आपको यहाँ पर बतलाए कि हम किस प्रकार निबंध लेखन, वैचारिक निबंध लेखन कर पाएंगे, किस प्रकार रोचक हम इसका निबंध को बना सकेंगे। दूसरा प्रकार है वर्णनात्मक निबंध। इस प्रकार के निबंध में किसी स्थान, त्योहार, प्रदर्शनी, प्राकृतिक दृश्यों, घटना या पर्यटन स्थलों का वर्णन किया जाता है। तो वर्णनात्मक निबंध में हम लेंगे मेले में 1 घंटा। जो गांव में मेले लगते हैं उन मेले में बिताया हुआ 1 घंटा। तो यहाँ पर हम क्या क्या पॉइंट्स ले सकते हैं मेले में 1 घंटा का, मेले का परिचय, मेले का बाहरी दृश्य किस प्रकार का है, मेले के भीतर कौन कौन सी चीजें हैं, मेले में आप किसके साथ गए थे, वहाँ की वस्तुओं की खरीदारी, आपने कैसे मनोरंजन किया, अन्य दृश्य और निबंध का अंत। इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, आपने बिताए हुए मेले में जो 1 घंटा बिताया है उसका वर्णन करके आपको इस निबंध में लिखना होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे तीसरा प्रकार, कल्पना प्रधान निबंध। इस प्रकार के निबंधों में कल्पना के सहारे विचारों के पुल बांधे जाते हैं, यानी हम कल्पना करके इस प्रकार के निबंध हम लिखते हैं। असलियत में तो वो होता नहीं है, लेकिन हम इसके बारे में क्या करते हैं, कल्पना करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम सोचेंगे कि यदि मेरे पंख होते तो इंसान को सच्ची में पंख लग सकेंगे क्या, नहीं, तो हम ये कल्पना करेंगे कि यदि मेरे पंख होते, तो ये कल्पना करके हमें क्या लिखना होता है, पूरा निबंध लिखना होता है। अभी देखो, यदि मेरे पंख होते ये विषय अगर लिया तो इसकी शुरुआत हम कैसे करेंगे कि इस अनंत आकाश में पक्षियों की मनचाही उड़ान भरते देखती हूँ तो मेरे दिल में भी गगन विहार के लिए मेरा मन मचल पड़ता है। तब मैं सोचती हूँ काश मेरे भी पंख होते। यानी यहाँ पर मैंने क्या किया है, कल्पना की है कि काश मेरे भी पंख होते। तो अभी इसके आगे ये मेरी प्रस्तावना हुई, तो मेरा मध्य भाग में क्या क्या आएगा कि अगर मेरे पंख होते तो मैं जी भरकर आकाश में सैर करती, यात्रा में टिकट, वाहन आदि की झंझट नहीं रहती, दूर के मित्रों और रिश्तेदारों से मिलती,
प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन मुझे होते। इस प्रकार हम क्या करते हैं, इसका संपूर्ण वर्णन करते। और सीधा अभी इसका अंत, मध्य भाग हमने क्या क्या लिखा, जी भरकर आकाश में सैर, टिकट वाहन बिना टिकट वाहन आदि की झंझट नहीं, मित्रों रिश्तेदारों से जब मन चाहे मिल सकती, प्राकृतिक सुंदरता के दर्शन मुझे होते। तो अभी इतने मैंने 3-4 पॉइंट्स ले लिए मध्य भाग लिखने के लिए। तो अभी मुझे इसका निबंध के अंत तक जाना है, निबंध मुझे खत्म करना है। तो मैं कैसे करूँगी इसका खत्म? इसमें शक नहीं, मेरे पंख कभी नहीं होंगे, परंतु पंख होने की कल्पना करने में कितना आनंद है। ऐसा हुआ मेरा निबंध का अंत। अभी हम चौथा प्रकार देखेंगे, चरित्रात्मक निबंध। चरित्रात्मक निबंध इस प्रकार के निबंध में किसी महान व्यक्ति के चरित्र का अंकन किया जाता है, उसके कार्य और बड़प्पन की विशेषताओं का संक्षेप में वर्णन किया जाता है। देखो, चरित्रात्मक जब निबंध हम लिखेंगे तो किसी महान व्यक्ति जो होगा उसके ऊपर हम ये निबंध लिखने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय वैज्ञानिक, मेरा प्रिय गायक, मेरा प्रिय खिलाड़ी वगैरह ऐसे विषय यहाँ पर आएंगे। तो समझो, अगर मैंने यहाँ पर लिया कि मेरा प्रिय जो भी है, खिलाड़ी है, नेता है, तो उसके बारे में मुझे क्या जानकारी देनी होगी? तो सबसे पहले निबंध लिखते समय रोचक शब्दों में उनका वर्णन मैं करने वाली हूँ। उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कहाँ तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने क्या क्या कार्य किए हैं, उनके क्या विचार है, उन विचारों में से सबसे पसंदीदा आपका विचार कौन सा है, उनका मृत्यु कब हुआ, और अंत। ऐसे क्रमबद्ध से आपको क्या करना होता है, चरित्रात्मक निबंध लिखना होता है। फिर से एक बार कहती हूँ, जन्म, उन्होंने कहाँ तक शिक्षा प्राप्त की, उन्होंने कौन कौन से कार्य किए, उन्होंने उनके जो विचार थे, कौन से क्या विचार थे उनके, उन विचारों में से आपको सबसे अच्छे लगने वाले विचार कौन से हैं, उन्होंने उनकी मृत्यु कब हुई है, इन सब बातों के, और निबंध का अंत। ऐसे क्रमबद्ध से आपको यहाँ पर जाना है। अगर कोई खिलाड़ी हो, गायक हो, नेता हो, अगर उनको कोई पुरस्कार प्राप्त हुआ हो तो उसके बारे में भी आपको यहाँ पर जानकारी देनी होती है। यह हुआ चरित्रात्मक निबंध। हमारा 5वां प्रकार है आत्मकथनात्मक निबंध। तो आत्मकथनात्मक निबंध, इसमें इस प्रकार के निबंध में प्रस्तुत विषय वस्तु को मैं खुद हूँ ऐसे मानकर उसके बारे में जानकारी देनी होती है। यानी जिस भी विषय पर हम लिखने वाले हैं निबंध, तो वो मैं खुद हूँ ऐसा हमें सोचकर हमें क्या करना है, निबंध लिखना है। फॉर एग्जाम्पल, एक बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा। अगर हम ये लेंगे कि विषय में यहाँ पर समझाने के लिए क्या ले रही हूँ, एक बाढ़ पीड़ित की आत्मकथा, तो यहाँ पर मैं शुरुआत किस प्रकार करने वाली हूँ? अगर कविता की लाइन्स आ रही हो तो वो लिखो, वरना सीधा सीधा आप निबंध लिखने के लिए शुरुआत करो। लेकिन अभी से आप ये शुरुआत करो कि ज़्यादा से ज़्यादा किताबें पढ़कर, कविताएं पढ़कर, कुछ ऐसे जो आपके काम आने वाले हो निबंध लिखने के लिए, ऐसी कविता की पंक्तियाँ आपके नोटबुक के पीछे लिखना शुरू कर दो, जिनका इस्तेमाल आपको निबंध में समय पर हो सके। तो शुरुआत अगर मैं कविता से करती हूँ तो क्या करूँगी? क्या हार में, क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला यह भी सही वह भी सही। इस प्रकार मैं शुरुआत करती हूँ। या फिर मैं सीधे सीधे मैं एक बाढ़ पीड़ित बोल रही हूँ, मेरी खुशहाल गांव था, मेरे गांव में एक सुंदर नदी बहती थी। इस प्रकार आप शुरुआत कर सकते हो। एक दिन बहुत बारिश हुई और नदी की वो राक्षसी लहरें बढ़ गई। उस तेज बहाव के कारण बहुत लोगों का नुकसान हुआ। क्या पता था, जो नदी अपने जल से सभी को जीवन देती थी, वही एक दिन गांव का जीवन छीन लेगी। इस प्रकार रोचक शब्दों के साथ आप क्या कर सकते हो, निबंध की शुरुआत आप यहाँ पर कर सकते हो। तो अभी हमने इसकी प्रस्तावना देखी। आत्मकथनात्मक निबंध में मैंने क्या किया, मैं खुद बोल रही हूँ ऐसा मैंने कहा। अगर हम किसी किसान की आत्मकथा के बारे में कहते हैं तो मैं किसान हूँ, ऐसा मैं खुद का उल्लेख वहां पर करने वाला हूँ। मैं शब्द से इसकी शुरुआत में करने वाली हूँ।
कौन से निबंध में? आत्मकथनात्मक निबंध में। फिर अभी यहाँ पर हमने देखा कि प्रस्तावना हमने देखी, मध्य क्या आएगा इसका? गांव का सुखमय जीवन, लोगों का सुखमय जीवन, बाढ़ से उलट पुलट, दर दर की ठोकरें खाना, उनकी अंतिम अभिलाषा। इस प्रकार आप ये पॉइंट्स का इस्तेमाल करके जो है वो इस निबंध को पूर्ण तरीके से लिख सकते हो। यहाँ पर हमने बच्चों जो आत्मकथनात्मक निबंध है उसके बारे में जानकारी की। निबंध के जो 5 प्रकार है, वैचारिक निबंध, वर्णनात्मक निबंध, कल्पना प्रधान निबंध, चरित्रात्मक निबंध, आत्मकथनात्मक निबंध। मैंने ये 5 प्रकार एक एक निबंध लेकर मैंने किस प्रकार आपको लिखने हैं वो स्पष्ट करके मैंने आपको बताए हैं। तो अभी मैं होमवर्क के तौर पर आपको कुछ निबंध देने वाली हूँ। तो सबसे पहला निबंध है बचपन की मधुर यादें। श्रम का महत्व। यदि परीक्षाएं न होती। एक किसान की आत्मकथा, मेरा प्रिय नेता। ये 5 निबंध जो है वो आपको अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक तक आपको ये कंप्लीट करने हैं। आपके पास 100 पेज की जो नोटबुक होगी उस नोटबुक में आपको क्या करने हैं, ये 5 निबंध आपको लिखकर रखने हैं। यानी आप एक दिन में 2-3 दिन में एक निबंध ऐसा ले सकते हो। आपके पास समय है इसलिए आप ये अच्छे से सोच समझकर ये निबंध लिखो। देखो बच्चों, अगर हम देखें होमवर्क के तौर पर मैंने आपको ये जो निबंध दिए हैं उनमें से जो पहला निबंध है बचपन की मधुर यादें, तो इसमें आप किस प्रकार का लेखन करेंगे? तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले आप बचपन की मधुर यादें जो है इसमें आप क्या करेंगे कि बचपन का जीवन की सुबह, यानी बचपन, जवानी और बुढ़ापा, इन जीवन की इन तीनों अवस्थाओं में बचपन सबसे प्यारी अवस्था है। जिस तरह सुबह सुहानी होती है वैसे ही बचपन भी बड़ा मधुर और सुहाना होता है। इस प्रकार की आप प्रस्तावना कर सकते हो। उसके बाद क्या क्या पॉइंट्स आप ऐड कर सकते हो इसमें कि निश्चिंत जीवन रहता है, किसी चीज़ का आपको यहाँ पर टेंशन नहीं रहता है, किसी चीज़ की चिंता नहीं होती है, आराम से उठना बैठना खाना, यही 3 चीज़ें बचपन में आप करते हो। जो स्कूल होती है, स्कूल में बीता आना यही बहुत बड़ी बात होती है। पढ़ाई के नाम पर खेलकूद और मौज मस्ती भी यहाँ पर होती है। उसके बाद आप प्यार और आनंद किस प्रकार आपको बचपन में मिलता है सभी लोगों से, वो आप लिख सकते हो। बचपन का मन किस प्रकार निर्मल मन होता है उसके बारे में आप लिख सकते हो। जन्मदिन मनाने की जो अनोखी खुशी हमारी बचपन में होती है उसके बारे में आप लिख सकते हो। और अंत यहाँ पर उपसंहार भी कर सकते हो। किस प्रकार? तो सचमुच बचपन के दिन इतने सुहावने होते हैं कि उन्हें हम कभी नहीं भूल सकते। अभी ये देखो, मैंने मेरे विचार क्या है बचपन की मधुर यादों के बारे में वो आपको बताए, कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बताए, उनकी हेल्प लेकर आप आपकी भाषा में ये निबंध लिख सकते हो। आपके जो विचार है आप इस निबंध में डाल सकते हो, लेकिन वो विषय से रिलेटेड ही होने चाहिए। सेकेंड है हमारा श्रम का महत्व। अभी श्रम का महत्व अगर हम देखेंगे तो इसमें भी हमें क्या क्या लिखना होता है। श्रम का अर्थ क्या है? सिंपल सी बात है, श्रम का अर्थ है मेहनत। फिर श्रम का महत्व की क्या जरूरत है, उदाहरण हमें यहाँ पर देना है। श्रम और स्वास्थ्य का क्या संबंध है वो भी हम यहाँ पर लिख सकते हो। श्रम के प्रति जो वर्तमान पीढ़ी है हमारी, इस वर्तमान पीढ़ी का दृष्टिकोण क्या है, किस प्रकार से ये सोचती है वो हमें लिखना है। और अंत हमें यहाँ पर निबंध का करना है। वैसे ही आगे की ये जो है परीक्षाएं न होती, एक किसान की आत्मकथा, मेरा प्रिय नेता, इन निबंधों के बारे में भी आपको लिखना है। अगर परीक्षाएं ना होती तो इसमें भी आप प्लस माइनस पॉइंट जो भी है वो लिख सकते हो। और किस प्रकार परीक्षा होनी ज़रूरी है यह बताकर आप निबंध का अंत कर सकते हो। किसान की आत्मकथा, जैसे मैंने बताया कि मैं हूँ, उस प्रकार आपको यहाँ पर आपको आत्मकथा लिखनी है। उसके जीवन के बारे में मैं इस्तेमाल करके आपको ये जो आत्मकथा है किसान की वो लिखनी है। और मेरा प्रिय नेता,
आपका जो भी प्रिय नेता है, हम इस प्रकार शुरुआत कर सकते हैं। भारत में कई सारे नेता हो गए, लेकिन इनमें उनके नाम हम दे सकते हैं। उनमें मेरा पसंदीदा नेता जो है उनका नाम हम लिख सकते हैं, उनका जन्म कब हुआ, उन्होंने कहाँ तक अपनी शिक्षा प्राप्त की है, उन्होंने अपने जीवन में क्या क्या संघर्ष किए हैं, उन्होंने अपने जीवन में क्या कार्य किए हैं, उनके विचार, उन विचारों में से आपका पसंदीदा विचार कौन सा है वो आप लिख सकते हो। उसके बाद उन्हें अगर कोई पुरस्कार वगैरह मिला है उसके बारे में आप जानकारी दे सकते हो और निबंध का अंत करो। इस प्रकार आप ये जो 5 निबंध मैंने दिए हैं वो होमवर्क के तौर पर आपको यहाँ पर लिखना है। मैं फिर से कह रही हूँ, 100 पेजेस जो नोटबुक है उस नोटबुक में आपको ये लिखने हैं। और कब तक आपको कंप्लीट करने हैं? अगस्त मंथ के फर्स्ट वीक तक आपको ये कंप्लीट करने हैं, यानी आपके पास और समय है। यहाँ पर हमने निबंध लेखन किस प्रकार किया जाता है, उसके प्रकार क्या है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त की। धन्यवाद।